इंसान, अगर वो इंसान निकाल सकता तो आप लोग क्यों नहीं? उसके पास भी 24 घंटा, आप लोग के पास भी 24 घंटा। वो भी जॉब कर रहा है, आप तो कम से कम फ्री होकर कर रहे हैं। उनका तो ऑलरेडी जॉब है, उसके बाद निकल जाता है और आपका नहीं निकलता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने के लिए मजबूर किया हूं। ये बातें मैं मानता हूं, आधा घंटा तक मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, उसके बाद फिर से निकल जाएगा। मुझे गारंटी पता निकल जाएगा। अगर इसको रखना है तो एक चीज बस बांध के रखना है, मम्मी पापा को प्रॉमिस करके आए यहां पे, बस उनके वादे को पूरा कर देना। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाएंगे, बस आप अपनी जिम्मेदारी अपने उठा लीजिए, है ना। चलिए आते हैं आज के सेशन पे। सबसे पहले आते हैं प्राचीन। एक सेकेंड, सबसे आते हैं, ओहो हाँ, सबसे पहले जो आते हैं वो प्राचीन भारत से आते हैं। एक चीज तो आप समझ लीजिए, कई बार स्टूडेंट यहां पे होते हैं, हम ऐसा सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं जो कंट्राडिक्ट होता। कंट्राडिक्ट इन द सेंस मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि जो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो अगर साइंस के बच्चे यहां पे बैठे होंगे तो उनको समस्या सूझी सर से, समस्या तो होगी ना। साइंस वालों को थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, यहां पे साइंस के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहां पे आर्ट्स के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहां पे कॉमर्स के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तीनों बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं। और आयोग जो है वो हमेशा जो है न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कभी ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं देगा कि आर्ट्स वाले ज्यादा बना ले और साइंस वाले बर्बाद हो जाएं, और ना बायोलॉजी का ऐसा क्वेश्चन देगा कि साइंस वाले उसको ले जाएं और आर्ट्स वाले बर्बाद हो जाएं। ये चीज तो आप फील कर सकते हैं, सच्चाई है, इसमें तो कोई मिलावट नहीं दिख रहा ना। तो इतना तो तय हो गया कि हमें बेसिक चीज जानना है, और जो चीज आर्ट्स वाले को नहीं आता है वही चीज साइंस वाले को भी नहीं आता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में चाहे कितना भी पढ़ के चले आए, यहां की दुनिया अलग है। मानते हैं इस बार? जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, जो लोग मेरे से लिखे हुए, उस चीज से समझ रहे होंगे, यहां की दुनिया जो है ग्रेजुएशन से पूरी तरीके से अलग है, उससे कोई कनेक्शन यहां पे नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारा पड़ता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम आपको इस तरीके से समझाएं जिससे कि आसान हो जाए। सबसे पहली जो होती है कि सुजीत सर हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, हिस्ट्री है कि हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हिस्ट्री पता ना किसने बनाया, अगर जिंदा हो तो उसको पक्का मैं जला दूं। तीसरी बात, हिस्ट्री में तथ्य, सार, डेट, दिन इतना सारा है कि याद करने में समस्या हो जाती है। ये सारी चीज की समाधान इसी वीडियो में आपका हम कर देंगे और आपके सामने लाइव प्रूफ कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी दूर तक कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले आते हैं प्राचीन में। प्राचीन में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यानी कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4 नंबर मिलेगा। बात समझ में नहीं? और सक्सेस हमेशा यह बात कहता है कि आपको कंटिन्यूटी और प्लस स्मार्ट स्टडी होना जरूरी है, तभी सक्सेस मिलने वाली है। ऐसे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। स्मार्ट स्टडी में लोग कभी कभी क्या कर लेते हैं कि नहीं शॉर्टकट में भागेंगे, वो शॉर्टकट नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से आयोग क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, उसको छोड़ दीजिए, उससे बोलिए टीचर को कम ध्यान देने के लिए। कुछ ऐसे चैप्टर है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है, कुछ सब्जेक्ट के ऐसे पार्ट भी है जहां पे इतना कम नंबर पूछा जाता है कि उसमें क्या है, कम से कम समय में निकल जाइए। अब दूसरी बात यहां पे आते हैं मध्यकालीन, यहां भी 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा पार्ट हिस्ट्री का मिडाइवल। तीसरा जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आधुनिक। अगर हमें अच्छा करना है हिस्ट्री में तो क्यों ना इन दोनों से समय को चुराया जाए, और उस समय तीनों को तो देना ही भाग में है, तीनों को डिवाइड उतना ही करना कि बराबर बराबर भाग में दे दें, और इन दोनों से समय को चुरा के इसको क्यों ना आधुनिक में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर इसमें खूब बढ़िया से भी पढ़ेंगे तो कितना नंबर लाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछेगा, और ये गारंटी तो नहीं कि 8 के 8 सब सही कर लीजिएगा। मान के चलते हैं एक एवरेज 5 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन सही कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाइएगा, 5 ही कर पाइएगा, 1-2 तो गलत हो ही जाएगा।
यहां पे 25 नंबर का क्वेश्चन है। अगर यहां पे 20 आपका मैं सही करवा देता हूं तो आपकी गाड़ी रुकने वाली है, लगता भी है कभी रुक जाए तो। यानी कि हमें सारा चीज को कंसंट्रेट करके फोकस किस पे करना होगा, आधुनिक पे। हमारा टारगेट ही होगा आधुनिक भारत, इसी को हमको करना क्या है, ट्रैक करना। लेकिन इससे पहले आते हैं यहां पे, यहां इसको समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं दूसरा सच जो है। दूसरा एक सच है जिसको छोड़ हम नहीं सकते हैं, और वो सच ये है कि अगर 4 नंबर का भी पूछ रहा है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक एक नंबर से मेंस रुकता है, प्रीलिम्स रुकता है, मेंस नहीं। यानी कि मेंस देने से रोक दिया जाता सिर्फ एक नंबर से। और कई ऐसे बच्चे हैं, इस बार 100 गया है, कई ऐसी लड़कियां जिसका 99 नंबर आया हुआ है, नहीं लिख पाई क्योंकि 100 में था जनरल का, तो रुक गया है। अब देखिए इसमें जो है हड़प्पा, ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हड़प्पा, हड़प्पा में हमेशा एक एक नंबर का पूछा। क्या हड़प्पा में ज्यादा समय देने का समय है, ज्यादा समय इसमें दूं हमें, आप बताइए। एक नंबर का मात्र पूछा जा रहा है, लेकिन एक चीज खुशी की बात है कि हर साल इसमें पूछा जा रहा है, यानी इसको ध्यान से पढ़ा जाए, एक नंबर तो आ जाएगा यहां से। अब बचा हुआ हमें लाना कितना है, 3 नंबर और लाना है, क्योंकि 4 ही नंबर का पूछता है इससे। दूसरा आते हैं वैदिक सभ्यता, इसमें नील है पूरा, पूछा ही नहीं है, क्यों इसको पढ़ा जाए, क्यों इसमें समय दिया जाए। क्या है, इसके समय को शिफ्ट करके आधुनिक भारत में जा सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, देख रहे हैं डाटा। आइए तीसरा 600 BC, 600 BC का मतलब महाजनपद, शुरुआत हो गया। इसमें देखिएगा तो देखिए 1 53 55 में 1 1 0 0 0 0 1, अगली बार भी एक ही का है। आप रीजनिंग मत समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे काउंट कभी कोई नहीं करेंगे। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन है समस्या, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि थोड़ा सा इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का सीधा सा मतलब है बौद्ध और जैन से है। बौद्ध और जैन से आपका 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 4 नंबर, यानी बौद्ध और धर्म को खंगालना, क्योंकि यहां से आपका फुल फिलअप कर देगा। अगर इसको छोड़ भी देते हैं 600 BC तो ये आपका फुल फिलअप कर देगा, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। यानी पकड़ा गया कि 2 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये और एक हड़प्पा, जहां से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा। आइए नीचे चलते हैं। मौर्य काल, मौर्य काल में देखिए कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 4 कभी 0 कभी 2 कभी 0। इस बार संभावना है कुछ आगे मामला बन सकता है, तो मौर्य काल भी इंपॉर्टेंट है और मौर्य काल भी हम आपको पढ़ाएंगे। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना ही समय इसमें दिया जाए, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा कि हम आधुनिक भारत में ज्यादा ज्यादा आपको समय दे सकें। नेक्स्ट देखिए मौर्योत्तर। मौर्योत्तर में देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, ये भी पूछा जा सकता है, तो यहां समय देखे क्या फायदा है, कोई बनता ही नहीं है। गुप्तोत्तर, यहां सॉरी गुप्त काल, यहां पे थोड़ी सी संभावना बनती है, गुप्त को आपको पढ़ना पड़ेगा, गुप्त नहीं छोड़ सकते हैं, गुप्त में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वर्ण युग है। उस समय पूरी दुनिया का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल ही का रहा है, और उसमें भी अगर क्वेश्चन 2-3 जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है वो मौर्य में चला जाएगा, और चंद्रगुप्त प्रथम ये सीधे गुप्त में आ जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम में हो जाए, या फिर समुद्रगुप्त में हो जाए, या फिर विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, इसी तीनों के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सिर्फ 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ा देंगे हम सब आपको, लेकिन 4 चैप्टर पे आपकी पूरी नजर बाज की तरह होनी चाहिए। एक हड़प्पा, दूसरा आपका धार्मिक सुधार आंदोलन यानी कि बौद्ध और जैन, तीसरा मौर्य, और चौथा गुप्त, बाकी छोड़ दीजिए। यानी 4 से आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा, यही है आपका इतिहास। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां तक कोई डाउट है? अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। बस 2 ही धर्म, बौद्ध और जैन। सनातन धर्म में कुर्तियां जब पढ़ाएंगे ना क्लास में तब और डिटेल से आपको समझा दें। सनातन धर्म में कुर्तियां आ गई, वैदिक धर्म में, हाँ, तो उसमें जब कुर्तियां आ गई तो इसमें क्या हुआ,
इसका बौद्ध और जैन का जन्म होता है, और आगे चल के गुप्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुप्त काल में फिर से ब्राह्मण धर्म जो है वो क्या होता है, ऊपर उठना शुरू करता है। धीरे धीरे मन जितने भी स्तूप है, सब किला जो है, सब कुछ क्या है, तोड़ना शुरू कर देते हैं वहां के राजा। ठीक है, तो वहां जब आएंगे तब आपको समझाएंगे, मत घबराइए। यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन भारत। आइए मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दिल्ली सल्तनत छोटा तो है नहीं, बात समझ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत जो है एक बहुत बड़ा जो है सीरीज है, यानी कि दिल्ली सल्तनत हमको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा देखिए, इंडो इस्लाम। इंडो इस्लाम में कोई गारंटी नहीं है, कभी 0 भी है, कभी 1 भी पूछा जाता है, और है भी छोटा, इसमें ज्यादा समय देना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मुगल काल। इसमें तो सबसे ज्यादा समय देना। अगर देखा जाए मध्यकालीन में तो आपको सिर्फ इसी दोनों पे ज्यादा कंसंट्रेट करना। देखिए हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि हम ये पढ़ाते रहे और अच्छा चीज हमारे हाथों से निकल जाए। अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका आगे भी काम दे देगा और इसमें भी काम दे देगा। यहां फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत से कंफर्म है, या तो एमबीटी से रहे, बलबन से रहे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से रहेगा क्वेश्चन जरूर। क्लियर? तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ा देंगे और पूरा मुगल काल पढ़ा देंगे, और जैसे मुगल काल पढ़ाएंगे और औरंगजेब की जैसी मृत्यु करवाएंगे 1707 में, उसके बाद सीधे आधुनिक भारत में, हाँ अजय, आधुनिक भारत में एंट्री करवा देंगे। ये चीज, ये कैलेंडर आपके पास में होना बेहद जरूरी है। जो आप कहते हैं कि सुजीत सर अभी आते ही आपने बताया, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बार बार सिलेक्शन हो जाता है। यह चीज आपको यही देखने के लिए मिलेगा। आप बैठ के कितना कीजिएगा, ये काम मेरा है, आपका थोड़ी है। बस आप यहां बैठ के इसको समझ लीजिए कि अच्छा अच्छा इस पोर्शन से पूछा जा रहा है, बस उसी पोर्शन पे फोकस रखना सबसे ज्यादा। अब जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो आपको क्या है, आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही आऊंगा इंडो इस्लामिक युग में तो वहां पे क्या है, तेजी से भगा दूंगा। वैदिक सभ्यता जब पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इतना तेजी से पढ़ाऊं कि आपको क्या है, आंखों के सामने से गुजार दूं डाटा को। लेकिन जब हड़प्पा पढ़ाऊंगा, पहले हड़प्पा ही पढ़ाऊंगा, हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो उसको रोक के पढ़ाऊंगा, हो सकता है 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ दे। जब कंटिन्यू पूछ रहा है तो यानी क्या है, पूछेगा ही पूछेगा, और कंफर्म होता है कि हड़प्पा से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार मेंस में देखे तमाशा, जिन लोग देखे हिस्ट्री का पेपर देखे आप लोग कि नहीं देखे, चलिए कोई इशू नहीं है। आइए ये पूरा का पूरा, उसके बाद विजयनगर, इससे भी एक क्वेश्चन इस बार पूछा था मेंस में, है ना, याद आ रहा? तो इसमें जो है कंटिन्यू 0, 3 साल से 64वीं, 65वीं, 66वीं एकदम नील कर दिया। आ ही नहीं रहा, यहां से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। तो क्या सर क्वेश्चन नहीं पूछेगा? पूछ सकता है, लेकिन इसको हल्के में लेके चलना। जहां से बार बार पूछा जा रहा है उसको गहराई में लेके चलना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आज का तीसरा पार्ट, आधुनिक भारत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। असली खेल तो यहां है कि आधुनिक भारत में जो स्टूडेंट जितना ज्यादा सही कर दिया तो समझिए उसकी गाड़ी निकल जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा? मान के चलिए ये 25 एक एवरेज, 25 क्वेश्चन सीधे आधुनिक भारत ही बोलेगा, मैं ही हूं खड़ा। और आधुनिक भारत में सबसे आसान है इतने में, क्योंकि आधुनिक भारत जनरली सब कोई जो है पढ़े हुए होता है, कहीं ना कहीं सुना भी हुआ होता है। बाकी प्राचीन में तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो, यहां नहीं। देखिए सबसे पहले यूरोपीय का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियां जो है 5 कंपनियां थी, 5 जब भारत आ रही है तो वो क्या कर रही है इसके बारे में देखना। यहां से देखिएगा 66 0, 65 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर टोटल 1, यानी कि यूरोपीय कंपनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों समझ दिया जाए यूरोपीय कंपनियों में? और यूरोपीय कंपनियों में अगर आपको पढ़ने का दिल करेगा कि पढ़ा जाए तो किस में पढ़ा जाए, तो फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन तीनों में कर्नाटक फर्स्ट बार, कर्नाटक सेकेंड बार और कर्नाटक थर्ड बार, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना आपको ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पढ़ने का दिल करे तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा तो यहां समय नहीं देंगे ज्यादा।
नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं प्रशासन। यहां से आपका 2 नंबर का, 1 नंबर का, 0, 3 ये, यानी सीधा सा मतलब है यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया है। अब धीरे धीरे जो है पलासी का युद्ध होगा और पलासी का युद्ध डिसाइड कर देगा कि अब हम लोग जो है गुलामी के जंजीर में बंधने वाले हैं। लेकिन तब तक भी एक आशा लगा रहता, क्योंकि उधर जो है कौन है, फ्रांस अभी भी कर्नाटक में इसका प्रतिद्वंदी खड़ा है। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है तब यह डिसाइड हो जाता 1764 के बाद कि अब हमें कोई धरती पर नहीं बचा सकता, अब हमें 1947 तक जो है घुट घुट के मर जाना है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे जो है ब्रिटिश शक्तियों का किस तरीके से विस्तार हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। किस तरीके से इनका मतलब क्या है, सारी जो आर्थिक नीतियां थी, जैसे क्या अस्थाई बंदोबस्त क्या थी, महालवाली क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी, ठीक है। इन सब चीजों को खंगालना है कि ये सब क्षेत्र पे कहां पे क्या था, कितने % पे लगाया गया था, कौन इसको लगाए थे, कब इसको लागू किया गया था, जमीन का मालिक सब जगह अलग अलग लोग हैं, कहीं जमींदार हैं, कहीं पे रैयत है और कहीं पे महाल है। क्लियर है? तो वो सब जो है वहां पे करेंगे। नेक्स्ट है यहां पे यही वही चीजें, नीतियां। नेक्स्ट है किसान जनजातीय विद्रोह, यानी कि जितने भी किसान के जनजातीय विद्रोह हुआ है वो करना, यानी कि सीधा सा मतलब है नील विद्रोह से हम लोग शुरू करेंगे। नील विद्रोह कौन सा? बंगाल वाला। समझ में आ रहा है? एक नील विद्रोह जो होगा वो कहां पे होगा? 1917 चंपारण वाला। लेकिन हम इसको स्टार्टिंग जब करेंगे कहां से करेंगे? बंगाल से करेंगे। तो जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं इन सब विद्रोह को देखेंगे। हो विद्रोह क्या था, मुंडा क्या था, ठीक है, संथाल क्या था, इन सारे जितने भी विद्रोह हैं उन सारे को खंगालें, क्योंकि यहां जा रहा और कहना बड़ा मुश्किल है इसमें। और इस बार इसलिए चर्चा में है, मैंने पहले भी बता दिया था और जीएस फर्स्ट में आ गया था कि वहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, और मोदी जी जो है ममता बनर्जी को खेला हुए कर रहे हैं बंगाल में, ठीक है ना। डुप्लीकेट वाले रवींद्रनाथ टैगोर जी, अरे बुराई नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, नहीं कर रहे थे खेला होवे, बंगाल किसी तरह जीत ले वे, लेकिन दाढ़ी वैसी लगी आके फिर से लौट के चले गए वहां पे। खैर अच्छी बात है, मैं विरोधी नहीं हूं, देश के हित में ही बोलना हम सबको एक धर्म बनता है। अगर खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा, और ऐसे भी नेता अच्छा होते नहीं है, क्योंकि कपड़े पहनते हैं सफेद और कर्म उनका बुरा काला रहता। खैर चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, तो फिर कहिएगा देखिए फिर से कहां भगा दिए सर। ये चीज को देखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन रहेगा, एकदम आप लिखवा लीजिए, इसको अच्छे तरीके से आपको हम बता देंगे। 1857 का विद्रोह, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। हाँ सब इसी में आ जाएगा, सारा इसी में करवा देंगे चर्चा, जितने भी आदिवासी होंगे, जनजातीय होंगे, किसान होंगे, सब बता देंगे। और उसमें भी है तो बहुत सारा विद्रोह, लेकिन सबको नहीं, अब तक में जहां जहां से टच किया गया उन्हीं सब विद्रोह को आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। आइए नेक्स्ट जो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भी इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो प्रीलिम्स में पूछा है, ना तो मेंस में पूछा है, और ना ही ऑप्शन में पूछा है। ऑप्शन में नहीं पूछा है, दिए थे ना, ऑप्शन में नहीं पूछा। तो इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि यह है, और यह आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, भले आप वहां आंसर गलत लिख के आइएगा, ठीक है ना, लेकिन यहां कथा सुनने में आपको इतना मजा आएगा कि लगेगा एकदम पारिवारिक जैसा हो रहा कहानी हमारे आंखों के सामने से। निकालो बंदूक, जितना भी अंग्रेज है ना सबको उड़ा देते हैं, ऐसा फील होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब आंसर आएगा तो मुझे गारंटी है वहां कंफ्यूजन में इनफील्ड ही मार दे सुजीत सर, लग रहा ब्राउन्स बेस ही होगा, न 17 मारे कि 18 मारे। बजरंगबली लेते हैं नाम, कौन सा बजरंगबली का शनि रविवार है, सब भगवान छुट्टी में गए हुए हैं, कोई है कहां वहां पे, संडे को है, कोई भगवान की पूजा नहीं हो रही संडे को, सब अपने अपने में व्यस्त है अपने परिवार में, तो वहां तो किसी की चलती नहीं है। तो इसलिए ध्यान किनका है, पापा का, कोई कुछ बोले क्या, चलिए नहीं ही बोले तो छोड़िए। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, यहां पे जब धर्म सुधार आंदोलन की बात आएगी तो क्या आएगी, बिल्कुल, और क्वेश्चन इस बार जीरोक्स आया था ऑप्शन में, राजा राम मोहन 19वीं शताब्दी के, याद आया, हाँ राजा राम मोहन यहां पे जो है धर्म सुधार आंदोलन। एक बार हमने और बताया, आप केयर कीजिए, वहां पे धर्म सुधार धार्मिक आंदोलन कहां पे, प्राचीन में बौद्ध और जैन,
हाँ वही जैन बोध, एकदम इसी में करवाएंगे, सती प्रथा भी इसी में करवा देंगे, सब कुछ इसी में करवाएंगे, छोटा बड़ा विवाह भी इसी में करवाएंगे, बाल विवाह, सारा चीज करवाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप सोच भी अभी यही क्लास में ही करवाएंगे। काश उस टाइम में पैदा हुए होते तो कम ही उम्र में हो गया। आज तो स्ट्रगल कर रहे हैं शादी के लिए, हो कहां रहा शादी, गलत बोल रहे हैं। हाँ चलिए आते हैं आगे। देखो कितना ध्यान टावर जियो पकड़ता, धन धनाधन इस सब चीज में। आइए अब यहां से आगे आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन, इसमें धर्म सुधार आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है आपको बताएंगे मेन रूप से जो फोकस होगा ना वो स्त्रियों को लेकर होगा, महिलाओं को लेकर होगा, बच्चियों को लेकर होगा, क्योंकि यहां पे शोषण जो हो रहा है वो इन्हीं लोगों का हो रहा है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, है ना। कभी किसी पुरुष को देखें कि पर्दा में रहा है आपके आसपास गांवों में? कहां है? हाँ वाले कौन सा गांव है हम बताइए, अगले वाले बैच को बताएंगे। ऐसे ही पढ़ा रहे थे सिंधु सभ्यता फाउंडेशन में, तो लिपस्टिक की चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। हाँ तो वहां पे लोग शौक से लगाते थे और उसका असर आज भी संस्कृति में दिखता है। लड़कियां चाहे कैसी भी हो, सम्मान हम सबका करते हैं, सब हमारे परिवार की तरह ही है, लेकिन हाँ रियलिटी जो है उसको तो मानना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा कलर में डिफेक्ट हो तो यहां पे एकदम खून ही लगा रहेगा, उसमें कोई शक, थोड़ा सा बारिश हो जाए तो टप से गिर जाएगा नीचे। खैर जो भी हो, तो वही चीज बता रहे थे कि अगर लड़का करके निकल जाए तो कैसा फील होगा। तो नहीं सुजीत सर नहीं, और जिसपे हम कमेंट कर रहे थे वो कुंडल पहने हुए था, तो हम भी तो बड़ा दूर से गेम खेले थे, तो नहीं सुजीत सर। हम बोले आपका क्या विचार है? तो ना सर, उसको क्या पता था कि हम उसी में मार रहे हैं। तो बोले लड़की वाला कुंडल हो ही गया है तो बस एक यही बचा हुआ है, इसको भी शुरुआत कर दिया जाए। एक करोगे धीरे धीरे सब लोग पीछे करना शुरू कर देंगे, लिपस्टिक भी मार्केट में जो है बूम हो जाएगा, ठीक है ना। क्रीम तो लगा ही रहे हैं, बस पता नहीं चलता क्यों लिखा हुआ उसमें है नहीं। खैर आइए, मजाक था। आइए यहां पे धर्म सुधार आंदोलन, इसी में सारी जितनी भी सती प्रथा होगा, विधवा पुनर्विवाह भी होगा, बाल विवाह होगा, शिक्षा होगा, स्त्री होंगे, सबकी चर्चा इसी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा शिक्षा और समाचार पत्र। समाचार पत्र की कितनी भूमिका रही उनके बारे में तो यहां ज्यादा नहीं करना, क्योंकि इतने समाचार पत्र हैं कि आपके पास में दिमाग में डाटा जाते जाते भर जाएगा। इसमें बस इतना ध्यान रखना है हम लोग को कि कौन सा समाचार पत्र पहले आया था, कब आया था, कौन उसके संपादक थे, अंग्रेजी में कौन आया था, बिहार में पहला कौन सा निकला था, कहां से निकला था, वो सारी चर्चा जो है इसमें कर देंगे इसके अंदर। और हाँ रात में 8 बजे वाली क्लास देखते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे फोकस इसी चीज पे रहता है और वहीं पे क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन जब देखिएगा ना तो इसी टाइप से पूछा गया। ऐसे अगर दे दूंगा नोट्स तो ऐसे में तो दिमाग खराब हो ही जाएगा, इतना सारा चीज है। चलिए नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण शुरू हो जाता है, यानी कि अब जो है स्टार्टिंग हो गया कि भाई अब आजादी चाहिए। प्रथम चरण कहां से स्टार्ट होगा बताइएगा कोई? असहयोग आंदोलन से। तुम तो और 2 कदम आगे भाग रही हो। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण देखिए, हाँ पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध तो 1757 चला गया है, वहीं से शुरू हुआ है। चलिए अच्छा, सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, और कोई है दिखाइए शकल। छोड़ दीजिए ना, घर में भी वो कर लीजिएगा काम, हमारे क्लास में करता है ये सब काम। आप कीजिएगा तो आपको देख के सब कोई करने लगेगा, है ना। मत कीजिए ये सब काम, थोड़ा सीख लीजिए ना, काम देगा, खराबी थोड़ी है। इतना बढ़िया क्लास चलने दीजिए। और पीछे से कोई है लगाने वाले सो देखिए, बोलिए, गलत बोलिए, मैं नहीं मारने वाला हूं, एकदम बिलीव कीजिए। हाँ बिल्कुल सही। और एक यहां से भी कोई बोले थे जो कि मैं रोक के रखूं, आप सही भी बोलिएगा ना तो मैं रोक के रखूंगा। अब मुझे नहीं आता, गलत बोल रहे हैं तो ऐसा मत समझ जाइएगा कि हम गलत बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपका जीरोक्स कोई आगे वाला नहीं कर दे। कोई जहां आपको सही बोलेंगे तो फिर वही सब दोनों लगाएगा। बात क्लियर होगा। 1885 कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, कांग्रेस की स्थापना होती तो उस समय जो होता है कोई ज्यादा खास नहीं होता।
आपको बताए भी हैं और फिर से बताएंगे भी डिटेल से। लेकिन उस समय लगता है कि चलो भाई कांग्रेस की स्थापना कर दी, क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है ना, तो उसमें एक कमियां निकल के आता है कि संगठन का अभाव था। कमियां तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन उनमें एक कमियां थी, संगठन का अभाव था। अब बताइए, सुजीत सर यहां पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कहिएगा मन नहीं लग रहा, और जाके जाइएगा ऑफिस में कहिएगा दीपक सर क्या कहें, सुजीत सर पढ़ा रहे हैं मन नहीं लग रहा। दीपक सर क्या करेंगे? हमको हटा देंगे यहां से? हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। लेकिन हाँ, वो बोलेंगे जरूर इतना कि सुजीत सर शिकायत आया था, थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिएगा। ये तो जरूर बोलेंगे कि धुआं उठी है तो आग तो कहीं कहीं लगी है जरूर, तभी तो धुआं उठ रही है, ये तो क्लियर। अब हम सचेत हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक दिन के बाद आप ही जाइए और बाकी क्लास में कोई नहीं जाए, हमको हटा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को बोल दें कि आप दूसरी संस्था चले जाइए, पैसा जमा कर ही दिए हैं, अब मैं नहीं मिलेगा। बात को पकड़िएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर यहां पे सारे लोग संगठन बना लीजिए, सब लोग एक साथ पहुंचिए हुजूम लेकर ऑफिस के पास में, कुछ भी हो जाए सुजीत सर से नहीं पढ़ेंगे, वरना पैसा दे दो मुझे, मैं तो मानने वाला नहीं हूं। अब क्या करेंगे दीपक सर? वो तो पूरा स्ट्रेस में आ जाएंगे, धड़कन उनकी भी हिलना शुरू हो जाएगी, भाई सारा मामला है। अब वो क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि आप लोग जाइए, कल सुजीत सर हट जाएंगे। अब वहां से आएंगे दौड़ते हुए, भाई या तो हटिए या तो कुछ कीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है ना? ये चीज था कांग्रेस की स्थापना, कि कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा, एक लोग की बात सुनी नहीं जाएगी, पूरे हिंदुस्तानियों की बात को रखा जाए और सब मिलके जाके उस समय जो वायसराय हैं उनके पास जाके रखा जाए कि भाई ऐसे ऐसी समस्या हमारे साथ में, क्योंकि मालिक तो तुम ही हो, हम भले गुलाम हैं लेकिन मालिक तो तुम ही हो, तो इसका समाधान करो। जब सारे लोग एक साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लेगा ना। कांग्रेस की स्थापना हो गई और ये डिसाइड हो गया कि अब जो है धीरे धीरे, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय, कभी कभी इंटरव्यू लेते तो पूछते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय आप कहां से मानते हैं? 1885 से ही। इसके पहले राष्ट्रवाद है कहां? सब तो अपने अपने वाद में फिर फंसे हुए हैं। अगर आप देखिएगा 1857 की क्रांति, उसके बाद 1885 होगा, हल्का सा कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ में आ रहा ना? उससे पहले देखिएगा तो सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं। कुंवर सिंह की जमींदारी गई, आए ना लड़ने के लिए, नाना साहब की पेंशन गई, आए ना निकलने के लड़ने के लिए, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र लिए, आए ना निकल के लड़ने के लिए। अलग बात है अंदर जाने के बाद में एक पूरी तरीके से देशभक्ति उनके अंदर जागृत हो गई, वो अलग चीज है, लेकिन सबको अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। धीरे धीरे क्या हो गया? प्रेम हो गया उसी से, और फिर क्या हुआ? इतिहास में नाम करके चले गए। रियलिटी यही है। आप ऐसे कभी नहीं लिखिएगा और कहीं भी नहीं बोलिएगा इस चीज को। बातें सही है लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं इस बात को, लेकिन समझ तो आ रही है। अब धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस का सम्मेलन होना शुरू हो जाता है। हर साल सम्मेलन होता है और सम्मेलन में बहुत सारे झुंड जो है पूरे हिंदुस्तान से आकर वहां पे बैठते हैं, तो उसकी कहानी कही गई है, उसको अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद गांधीवाद का चरण, थोड़ा सा तेजी चलते हैं। गांधीवाद का चरण सीधा सा मतलब है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उनके जो राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो कहते हैं गांधी एक काम करो, हम लोग गांधी जी बोलेंगे, उनकी भाषा से बता रहे हैं, हमेशा गांधी जी ही बोलेंगे, गांधी तो गलती से नहीं बोलिएगा, और हम जो आपको बोलेंगे वो बाबा बोलेंगे, तो बाबा साहब फील कर लीजिएगा कि गांधी बाबा, तो और ज्यादा सम्मान हुआ। हम लोग अपने दादाजी को नाम से थोड़ी कहेंगे, जैसे राम पदारत दादाजी का नाम हुआ तो हम बोलेंगे राम पदारत, बोलिएगा आप लोग, तो बेहतर है ना कि बोले दादाजी बाबा जी। तो यहां पे गांधी जी जब आएंगे तो इनको कहा जाएगा, राज गोपाल कृष्ण गोखले कहेंगे एक काम करें, इंडिया को घूमो, इंडिया को घूमना शुरू करेंगे। इंडिया को घूमते घूमते एक अधिवेशन होगा 1916, कहां पे होगा? लखनऊ में। उसी अधिवेशन में गांधी जी भी जाके बैठे रहेंगे। उस समय तक गांधी जी का कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखिएगा और इस चीज को पकड़िएगा, गांधी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पे राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं चंपारण से, तो उसके बाद गांधी जी को बोलते हैं ऐसी ऐसी व्यथा है, अपना जो भी कथा होता वगैरह जो दुख है बताते हैं। गांधी बाबा वहां से चलते हैं, यहां आने के बाद सत्य और अहिंसा पर शुरुआत कर देते हैं। पहली बार सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था कहां? चंपारण में। और ये क्वेश्चन भी पूछा था, स्वाधीनता संग्राम का ये सबसे निर्णायक मोड़ था। आप भी तो थे, आप भी लिखे थे ना, आसान क्वेश्चन था। तो यहां के बाद क्या हो गया? पूरी तरीके से अब गांधी जी, अभी तक नाम इनका है, जब तक आपको बता रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी।
अब यहां के बाद महात्मा की उपाधि किनके द्वारा? गुरुदेव के द्वारा, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इनको महात्मा की उपाधि दी जाएगी और यहां के बाद जो है ये महात्मा कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो उनके बारे में देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वामपंथी श्रमिक किसान आंदोलन, कुछ श्रमिक किसान आंदोलन होगा जो करेंगे आगे चलने के बाद। जैसे किसान आंदोलन में आपका वहीं से चंपारण चल जाएगा, चंपारण के बाद फिर खेड़ा चला जाएगा, खेड़ा चले बाद अहमदाबाद मिल मजदूर चला जाएगा। तो इन सब में जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता एवं विभाजन ये, लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें, उसके बाद हम लोग जो पढ़ लेंगे असहयोग आंदोलन 1920 का पढ़ लेंगे, असहयोग के बाद 1930 का सबने आंदोलन पढ़ लेंगे और फाइनली 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लेंगे, जिसमें डू एंड डाई रहेगा। चाहे हम जिंदा रहे तो देश को आजाद देखेंगे, नहीं तो फिर मरना पसंद करेंगे। और यहां जाके आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके पास में हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो आगे बोले। यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, आयोग ने दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा सिलेबस है क्या? इसको आप बड़ा मानते हैं? अब यहां से 3 क्वेश्चन निकलता है, जो कि ध्यान से सुनिएगा। 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बात है कि सुजीत सर डेट, तथ्य, सार ये सब याद नहीं होता है। देखिए, डेट जब भी आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, एक चीज समझ लीजिए, यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास में क्वेश्चन कितना रहेंगे? 150। आपको लाना कितना है? 120। 120 के बाद तो धरती पे कोई नहीं कि आपका रोक देगा प्रीलिम्स का रिजल्ट। लड़कियां हैं तो 105। जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी अपने अपने कैटेगरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। इससे ज्यादा तो जाने की संभावना नहीं है, ये तो कंफर्म है। अगर लड़के की बात करते हैं उसमें सारे लोग आ जाइए। 120 अगर है तो इसका मतलब 30 क्वेश्चन कहां गया है? 30 क्वेश्चन है ना आपके हाथ में। अगर 120 सही कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन तो भी वो बचा हुआ है।